नैन्सी पेलोसी आखिरकार ताइवान दौरा कर चुकी हैं और अब ये सवाल पूछा जा रहा है कि चीन अगला क्या कदम उठाएगा और अमेरिका उसका क्या जवाब देगा। यहाँ पर दो पक्ष हैं। एक तो वो जो कहता है कि नैन्सी पेलोसी का ये जो ताइवान दौरा है वो सही है और दूसरा वो जो कहता है कि ये दौरा सही नहीं है। लेकिन इसके पहले ये जानना ज़रूरी है कि पेलोसी ने वहाँ पर ताइवान में क्या क्या किया। वो वहाँ पर गई, उन्होंने प्रेसिडेंट से मुलाकात की, लेकिन उन्होंने ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट से भी मुलाकात की, खासकर वो जो कि पहले चीन में डिटेंशन में थे, वहाँ से भाग कर आए और ताइवान में शरण ली, उनसे भी मुलाकात की। उन्होंने लोकतंत्र की लगातार बात की और कहा कि अमेरिका जो है वो लगातार ताइवान के साथ खड़ा है। अब जो दो पक्ष हैं, एक जो समर्थन कर रहा है नैन्सी पेलोसी के विजिट का, उनका ये कहना है कि पेलोसी का विजिट बिल्कुल सही था, अमेरिका को ताइवान के मामले में बिल्कुल जमकर ताइवान का सपोर्ट करना चाहिए और चीन के धमकाने में नहीं आना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि चीन का जो पूरा बड़ा टारगेट है वो असल में ताइवान नहीं है, ताइवान शुरुआत है और ताइवान अगर कब्जे में आता है तो असल में चीन की निगाह अमेरिका पर होगी। अमेरिका उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है और चीन चाहेगा कि धीरे धीरे जिस तरह से वो विस्तारवादी रवैया अपना रहा है तो उसकी जीडीपी बड़ी होती जाए और उसका निशाना अमेरिका हो। तो अमेरिका जो है इसके सीधे निशाने में होगा तो धीरे धीरे उसका इकोनॉमिक क्लाउट, इकोनॉमिक दबदबा जो है वो घटेगा। उसके जैसे जैसे चाइना बढ़ेगा उसको वो ज़्यादा इस सिचुएशन में होगा कि वो टर्म्स डिक्टेट कर सके, चाहे वो बिज़नेस को लेकर हो, सिक्योरिटी को लेकर हो, यहाँ तक कि डॉलर के गिरने का भी खतरा जो है ऐसे लोग बता रहे हैं। तो उनका कहना है कि चीन का ये सिर्फ ताइवान पहला स्टेप हो सकता है, लेकिन अमेरिका को अगर अपने लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, चाहे वो सिक्योरिटी को लेकर हो या इकॉनमी को लेकर हो या फिर जो डेमोक्रेसी को लेकर हो, उसको अगर बचाना है तो चीन को कंटेन करने के लिए ताइवान को सपोर्ट करना होगा। चीन भी ये आरोप लगाता रहा है कि ताइवान कार्ड अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ तक कि इस बार तो उसने ये भी आरोप लगा दिया कि अमेरिका साजिश कर रहा है सेपरेटिस्ट के साथ मिलकर। दूसरी तरफ जो नैन्सी पेलोसी के ताइवान विजिट के खिलाफ जो जानकार हैं, उनका ये कहना है कि नैन्सी पेलोसी इतनी सीनियर पॉलिटिशियन हैं कि उनको ये पता है कि उनके वहाँ पर जाने का मतलब क्या होगा। शायद उनके जाने का सबसे ज़्यादा नुकसान ताइवान के लोगों को ही उठाना पड़े, वहाँ पर उनको इसका प्राइस पे करना पड़े। चीन पहले ही कह चुका है कि वो फायर ड्रिल करेगा, लाइव फायर ड्रिल करेगा और जिस इलाके में कर रहा है 96 में भी हुआ था, लेकिन इस बार वो ताइवान के टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर आ रहा है। ये पहली बार हुआ है और ये एक बहुत बड़ा प्रोवोकेशन है जिसके बारे में ताइवान ने ये भी कहा है कि ये बिल्कुल ब्लॉकेड करने की बात है, चाहे सी से हो, समुद्र से हो या हवा से हो, ये ब्लॉकेड करने की बात है। जानकार ये भी कहते हैं कि टाइमिंग जो है नैन्सी पेलोसी के विजिट का वो सही नहीं था, क्योंकि अभी तीसरे टर्म के लिए शी जिनपिंग पीआरसी के सामने होंगे। उनको अपना एक मजबूत चेहरा दिखाना है, मजबूत प्रेजेंस दिखाना है जो वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट करता हो, कि किसी भी तरह से वो ताइवान को मेनलैंड चाइना में मिलाएंगे। लेकिन इस सब समस्या का असल में जड़ जो है वो कहाँ पर है ये भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि कई लोग ये सवाल करते हैं कि अमेरिका सीधा सीधा ये क्यों नहीं कहता कि वो किस प्रकार से सपोर्ट करेगा। एक तरफ तो वो कहता है कि वन चाइना पॉलिसी के खिलाफ नहीं है, बार बार हम पिछले 2-3 दिन में देख रहे हैं कि अमेरिका बार बार कह रहा है कि वो वन चाइना पॉलिसी के खिलाफ नहीं है और नैन्सी पेलोसी के विजिट से कुछ भी उसमें उसकी नीति में बदलाव नहीं है। तो फिर अमेरिका कर क्या रहा है? वो हथियार भी देता है ताइवान को, जो एक पहले से अग्रीमेंट है ताइवान के साथ, उसके तहत, और सेल्फ डिफेंस की बात कहता है, उसके सैनिकों को ट्रेन करता है। तो असल में चक्कर क्या है? चक्कर ये है कि 40 के दशक में जब चीन में सिविल वॉर हुआ, उस समय उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे वहाँ काइशेक, वो भाग आए ताइवान। ताइवान आने के बाद काफ़ी वक्त तक ये हुआ कि ताइवान ही मुख्य चाइना है, यूएन में भी वही रिप्रेजेंट कर रहा था, बाकी जगह भी वही रिप्रेजेंट कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे स्थिति बदली तो देश भी बदले और 70 के दशक में अमेरिका ने भी मान्यता दी बीजिंग को और ताइवान को नहीं। आज की तारीख में महज दर्जन के करीब शायद देश हैं जो कि ताइवान को मान्यता देते हैं और बाकी चीन को ही असल चीन मानते हैं। तो ऐसे में एक ये भी किया गया कि ताइवान और चीन मेनलैंड के बीच में जो करीब 180 किलोमीटर विड्थ का जो समुद्र है, उसमें एक बीच की लाइन खींची गई कि उसको ब्रीच दोनों तरफ से नहीं किया जाएगा, ना चीन इधर आएगा ना ताइवान उधर जाएगा।
ये एक तरह से ये कोशिश की गई कि इसके ज़रिए शांति बनी रहे। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये जो ताइवान स्ट्रेट है वहाँ पर लगातार इस मीडियन को ब्रीच किया जा रहा है। चीन ने कहा है कि रेड लाइन उसने जो खींची थी ताइवान को लेकर, उसे अमेरिका ने नहीं माना है। अमेरिका ने दो तरह की बात की है। अब इस सब को लेकर पूरी दुनिया जो है वो देख रही है कि चीन अगला कदम क्या उठाएगा, क्योंकि चीन का ये अकेला सिर्फ ताइवान को लेकर ही एक मसला नहीं है, बल्कि कई और देशों को लेकर है। भारत में हम देख रहे हैं कि लगातार क्या हो रहा है। लेकिन अब चीन का अगला कदम ये तय करेगा कि अमेरिका का रिएक्शन क्या होगा, चीन किस हद तक जाएगा, क्या वो ताइवान पर आक्रमण करेगा या धीरे धीरे करके ताइवान को हथियाएगा, या फिर जो इकोनॉमिक सैंक्शंस वो लगा रहा है, जिस तरह से कई कंपनियों को उसने वहाँ पे एक्सपोर्ट करने से बंद कर दिया है, तो क्या उस तक रहेगा, ये धीरे धीरे चलेगा और कुछ वक्त में पूरा ताइवान उसके कब्जे में होगा। जानकारों का ये भी कहना है कि अब एक ऐसी शुरुआत हो गई है नैन्सी पेलोसी के दौरे के साथ, ताइवान दौरे के साथ, जहां पर चीन को शायद ये लगे कि अब ये सही वक्त है जब वो ताइवान के दिशा में ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़े और दुनिया को दिखा दे कि वो क्या कुछ कर सकता है। क्योंकि 96 में जब अमेरिका ने डिसाइड किया था ये मीडियन लाइन ताइवान स्ट्रेट में, उस वक्त चीन इतना मजबूत नहीं था। आज वो बहुत मजबूत है। अगर अमेरिका के पास जंगी बेड़े हैं जो कि वो तैनात किए हुए हैं वहाँ के समुद्र में, तो चीन के पास भी है। तो ये अब नज़र जो है वो चीन पर है, और आगे क्या होता है, किस तरह से पूरा वाक़या अनफोल्ड होता है, उसका असर कई और देशों पर भी पड़ेगा, भारत पर भी। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, NDTV इंडिया।